हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किसी भी डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए हमारे पास दो एक्सिस था, एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है व्हिच बेसिकली अलाउज अस टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ऑफ एनी शेप एंड अबाउट ए पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है वो किसी भी शेप के बॉडी पे अप्लाई हो सकता है। जैसा कि परपेंडिकुलर एक्सिस में था कि वो टू डायमेंशनल शेप पे ही अप्लाई होगा, मतलब लेमिनर ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई होगा, लेकिन ये किसी भी शेप ऑफ द बॉडी पे अप्लाई होगा और अबाउट ए पैरेलल एक्सिस टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, और वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से पैरेलल होगा जो है सो। तो देखिए इस केसेस में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम के थ्रू क्या एडवांटेज मिलेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं रिंग है, ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ ए रिंग एंड इफ द रिंग रोटेट्स अबाउट दिस एक्सिस, तो ये जो एक्सिस है वो क्या है, ये स्टैंडर्ड एक्सिस है, ठीक है, जो कि इसके एक्सिस इसके सिमेट्री से पास करता है। इट इज ए स्टैंडर्ड एक्सिस, ठीक है, जो इसके सिमेट्री से पास करता है, सेंटर ऑफ मास से पास करता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऑब्जेक्ट को अगर इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट अगर हम ऐसे रोटेट कराएं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये जो एक्सिस है इट इज बेसिकली टेंजेंशियल टू द रिंग बट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। इस एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग बट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। ये भी टेंजेंशियल ही है इस रिंग के, लेकिन ये इस रिंग के प्लेन में लाई करता है। तो इन सभी शेप पर, जैसे डिस्क है, अब डिस्क का आपको पता है कि इस एक्सिस के अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये क्या हो जाता है, इसका पता है आपको, आई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाता है 1/2 mr²/2 mr², ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, ये जो टेंजेंशियल है, इस डिस्क का टेंजेंशियल है वो एक्चुअली में क्या, इसके प्लेन का, जो आपका ये प्लेन है डिस्क का, इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ भी ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर डिस्क को आप रोटेट कराते हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ भी ये डिस्क यहाँ भी ये जो टेंजेंट है वो इस डिस्क का ही टेंजेंट है, लेकिन ये क्या है, इन द प्लेन ऑफ द डिस्क है। तो इन सभी एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पहले हम लोग समझते हैं और फिर इन सभी शेप्स का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आप स्टेटमेंट को समझे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इट states that the moment of inertia of a body about an axis is equal to the sum of the moment of inertia of the body about a parallel axis passing through its center of mass। मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये बेसिकली क्या होगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और साथ में द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। मतलब इस स्टेटमेंट को ऐसे समझे कि जैसे ये आपको क्या दिख रहा है, एक रिजिड बॉडी है, दिस इज अ रिजिड बॉडी, ठीक है, दिस इज ए रिजिड बॉडी, और इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रही है ए बी क्या है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। क्या है ये, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ए बी पास करता है। अगर आपको पूछा जाए कि जेड प्राइम एक्सिस के अबाउट इस पिंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, पैरेलल एक्सिस का यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से अगर मान लीजिए जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ICM है, ठीक है, इसके अबाउट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है, और ये जो जेड एक्सिस है व्हिच इज पैरेलल टू द एक्सिस AB एक्सिस के पैरेलल है जेड एक्सिस, ठीक है, एंड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या है, ये जो जेड एक्सिस है वो एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जेड प्राइम, तो मैंने कहा कि लेट आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जेड प्राइम। आप लिख सकते हो एज पर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, क्या लिख सकते हो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जेड प्राइम आई, and this is equal to the moment of inertia about the axis passing through the center of mass ICM plus यहाँ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मास, इसका मास, इस रिजिड बॉडी का मास, तो m अगर मास है रिजिड बॉडी का,
into square of distance between the two parallel axes, और इसके बीच जो perpendicular distance h है इसका square mh square. So this is the expression of parallel axis theorem कि अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है तो उसी एक्सिस के पैरेलल जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करती है उसके अबाउट जो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, साथ में प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, यही आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाएगा. ठीक है, अब समझ गए. अब जैसे कि हम लोग इसका प्रूफ करेंगे, आखिर ये सही है भी या नहीं, इसको हम लोग जांचते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. तो सपोज करिए कि ये जो रिजिड बॉडी है, सपोज द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. लिख लो भाई, मैं ऐसा करता हूं, सपोज द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ n number of particle, number of particle. ठीक है, ये रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है और कहता है कि कोई ith पार्टिकल जो है इज लोकेटेड एट द पॉइंट P एंड सपोज द ith पार्टिकल इज लोकेटेड एट पॉइंट P. सपोज द ith particle is located at point P. पॉइंट P के पास ith पार्टिकल लोकेटेड है, whose mass is mi. इस ith पार्टिकल है इसलिए उसका मास जो है whose mass is mi and distance of particle from the axis passing through the center of mass, from the axis passing through center of mass is ri. ठीक है, तो अब मैंने माना कि ये जो पिंड है, ये जो बॉडी है, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल का बना हुआ है और उसका कोई ith पार्टिकल किसी पॉइंट P पे लोकेटेड है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से ri है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पार्टिकल P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट हम क्या लिख सकते हैं, क्या चीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m इंटू ri पे स्क्वायर. ठीक है, ये क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पार्टिकल का, ये क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. मोमेंट ऑफ inertia of particle at P about axis passing through center of mass. ठीक है, passing through center of mass. ठीक है, और अगर हम ये बोले कि इस z एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट इस पार्टिकल P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, h प्लस आर आई है. तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि m इंटू आर आई प्लस एच पे होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल P अबाउट z एक्सिस, ये z एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. तो आप तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए हैं और ये जो रिजिड बॉडी है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the body of the whole body about axis AB. ये AB कौन सा एक्सिस है भाई, तो AB एक्सिस कौन सा है, ये यही एक्सिस है जो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब ये सेंटर ऑफ मास से पास करता है, पास थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इसके अबाउट अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, सिग्मा I इज इक्वल टू 1, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और mi इंटू आर आई पे स्क्वायर. सो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. और अगर इस z एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, तो मैं लिख सकता हूँ कहीं ना कहीं कि i इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n मास ऑफ द पार्टिकल एट ith पार्टिकल इंटू डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल. तो ये डिस्टेंस कितना था, ये सम हो गया h प्लस आर आई, एम आई इंटू एच प्लस आर आई पे होल स्क्वायर, जहाँ h क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन
द टू एक्सिस। एच क्या है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। ठीक है, दो एक्सिस जो है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो पैरेलल एक्सिस के बीच का। अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम तो क्या लिखोगे? i इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा mi, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस आर आई पे स्क्वायर प्लस 2h इंटू आर आई। इसको हम ऐसा करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। और यहाँ से देखो तो ये हो गया h कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर और ये mi हो जाएगा, प्लस i इज इक्वल टू 1 to n और ये mi इंटू आर आई पे स्क्वायर और प्लस यहाँ से तो ट्वाइस ऑफ h, यहाँ से सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n और ये mi आर आई। अब एक चीज बताओ यहाँ से कि ये जो टर्म है कौन सा, ये जो टर्म है आपका mi इंटू आर आई पे स्क्वायर, इट इज बेसिकली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये जो है वो क्या है, ये है आपका अबाउट, इट इज यहाँ देखो ये है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो ये ICM हो गया। ठीक है, और ये जो सिग्मा mi है i इक्वल टू 1 to n, तो ये जो पूरा टर्म है ये टर्म क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, रिजिड बॉडी का टोटल मास। अब देखो ये जो है i इक्वल टू 1 to n mi इंटू आर आई, यहाँ जो आर आई है इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। ये देखो यहाँ से ये जो आर आई है ये आर आई क्या है? इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विथ रिफ्लेक्स टू द सेंटर ऑफ मास। तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास का जो निकाला था कि आर जो होता है सेंटर RCM, सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन क्या था? किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है? RCM इज इक्वल टू 1/m और सिग्मा mi इंटू आर आई। दिस वॉज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्री एक्सिस। ठीक है, ये क्या है? तो पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, पोजिशन वेक्टर of center of mass with respect to choose and reference frame। जो भी आप रेफरेंस फ्रेम चूज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस फ्रेम, ये आपको पता है इक्वेशन। आप देखो जरा सा, अगर आप सेंटर ऑफ मास के उस रेफरेंस फ्रेम को सेंटर ऑफ मास पे ही लेके चले गए हैं, ये जो चूजन रेफरेंस फ्रेम है वो अगर सेंटर ऑफ मास में ही चला गया तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखो यहाँ से ये जो यहाँ ये आर आई क्या है? इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास निकालते हैं इस रिजिड बॉडी का, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जब आप सेंटर ऑफ मास पे ही बैठे हुए हैं तो उसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजिशन वेक्टर क्या होगा? RCM क्या होगा? ये जो RCM है, ठीक है, ये क्या होगा? इट इज 0। ठीक है, RCM क्या होगा अभी, क्योंकि आपका अब सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच है, ये 0 हो जाएगा। और ये अगर 0 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 1/m सिग्मा mi आर आई क्या होगा? 0 हो जाएगा। मतलब क्या रहेगा? मतलब सिग्मा mi आर आई, क्योंकि मास तो जहाँ से 0 हो नहीं सकता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है इक्वेशन ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि आप देखो तो आपका एक्सिस यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ले रहे हो। तो ये जो mi आर आई आ रहा है ये एक्चुअली क्या है? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट देता है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। मतलब उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0 होगा। एंड दैट्स व्हाई दिस टर्म सीजेस टू 0। तो अल्टीमेटली आपने निकाला कि सेंटर ऑफ मास ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जेड एक्सिस जेड प्राइम I इज इक्वल टू कितना आ गया? ये ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस ये टोटल मास m हो गया इंटू h स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस हो गया h स्क्वायर। सो दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये उसका प्रूफ हुआ। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। आपको कह रहा है कि रिंग इज रोटेटिंग अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द रिंग। ये देखो इस रिंग को हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो जब इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग रोटेट करता तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ये होता है ICM कितना? 1/2। सॉरी, ये जब आपका रिंग है तो ये mr स्क्वायर होता है। इट इज नॉट 1/2 mr स्क्वायर, दिस इज सिंपली mr स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? इसका होता है m इंटू, अगर रेडियस r है तो mr स्क्वायर। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट जो हम निकालेंगे तो क्या होगा? I इज इक्वल टू ICM, ठीक है, और प्लस इसका मास ऑफ दिस रिंग हो गया कैपिटल M
और जो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ICM हो गया आपको एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये भी एम आर स्क्वायर हो गया और प्लस ये भी एम आर स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। ये हो गया अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेप अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अब जैसे ये शेप है, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस फिगर शोज ए रिंग व्हिच कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू द रिंग एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये जो है ये इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इस रिंग को रोटेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप देखो ना, इस एक्सिस के अबाउट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास के पैरेलल हम एक एक्सिस खींच दिए एक्स प्राइम। अब मान लो इस एक्सिस के अबाउट मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस मास ऑफ द रिंग m इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम r पे स्क्वायर। अब देखो ये जो I है ये आपको पता होनी चाहिए, ये पता होगा तभी तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकालोगे। अब ये जो I है वो क्या है, ये जो एक्सिस है वो क्या है, ये है डायमीटर है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है। तो डायमीटर के केस में हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। जैसे देखो आपका ये रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट जब ये रिंग रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि रिंग के प्लेन में दो एक्सिस लेते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। कैसा एक्सिस होगा, देखो एक एक्सिस हमने लिया ये जो रिंग के सेंटर से पास कर रहा है और ये हम मानते हैं एक्स एक्सिस है, और दूसरा एक्सिस हम लोग लेते हैं ये वो भी रिंग के सेंटर में पास कर रहा है और ये दोनों एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। अगर इस एक्स एक्सिस के अबाउट इस शेप को रोटेट करें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया IX आता है, और इस वाई एक्सिस के अबाउट अगर इस रिंग को रोटेट करें ऐसे और इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका IY आता है, तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहता है कि जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IZ है, ठीक है, दिस IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। ये क्या, ये जो इक्वेशन है वो कहाँ है, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस से, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि IX मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच आर कंकरेंट विद दिस परपेंडिकुलर एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज IX प्लस IY के सम के बराबर होता है। अब देखो यहाँ से कि इस एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक्सिस के अबाउट मासेस एक्सिस से क्या है, तो इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि IX इज इक्वल टू IY इज इक्वल टू सम वैल्यू हम मान लेते हैं, मान लो I हो गया, ठीक है। तो ये जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और IZ का वैल्यू आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से देखो लिखेंगे एम आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम ए इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग वैल्यू इन ए, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन ए, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू I प्लस I, I प्लस I, इसलिए I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। मतलब रिंग के डायमीटर से जो, मतलब रिंग के डायमीटर के अबाउट जो एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ, इसको आप रिंग को ऐसे रोटेट करोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I1 है इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, एम आर स्क्वायर बाई 2 निकल के आई, एम आर स्क्वायर बाई 2 निकल के आई। और इसके बीच में डिस्टेंस था R, तो ये जो इक्वेशंस आप लगाए थे वो क्या था, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से था। तो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप लिख सकते हो, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस which is parallel to the plane of the ring, तो I is equal to I1 जो बेसिकली आपको परपेंडिकुलर एक्सिस से निकल के आ गया था, तो ये हो गया आपको एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस मास ऑफ द रिंग इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस R स्क्वायर, ये आ गया आपको 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास एक और सवाल है, जैसे मान लो ये क्या है, दिस इज अ डिस्क, दिस इज अ शेप ऑफ डिस्क है, और इस डिस्क को अगर हम इस स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएं तो हम लिख सकते हैं कि जो IZ की वैल्यू है वो कितना आता है, दिस इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ द डिस्क इनटू रेडियस पे स्क्वायर। ये तो स्टैंडर्ड एक्सिस के अबाउट पता है। अगर इस एक्सिस के अबाउट हमको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए जो टेंजेंशियल है डिस्क के एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो हम सिर्फ लिखेंगे क्या चीज कि I, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसके अबाउट अगर IZ है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I इज इक्वल टू IZ प्लस मास ऑफ द डिस्क इनटू उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 एम आर स्क्वायर और प्लस यहाँ से एम आर स्क्वायर, तो फाइनली ये आ गया 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरह से ये एक्सप्रेशन यहाँ अगर पूछा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क, यहाँ भी ये टेंजेंशियल ही है एक्सिस,
लेकिन क्या है, तो इसके डिस्क के प्लेन में हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ये एक्सिस इसके डिस्क के प्लेन में है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हमको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक एक्सिस लेंगे जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, मतलब सेंटर से पास करेगा। तो ये एक्स एक्स प्राइम ये वो एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लो, इसके अबाउट मान लो कि ये हो गया I1, ठीक है। अब ये देखो तो ये क्या है, ये डायमीटर एक्सिस है, ये क्या है, दिस इज द डायमीटर, क्योंकि इसके सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर ऑफ डिस्क है। अब किसी भी डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला है, जैसे सपोज करो कि ये डिस्क है, ठीक है। अब इसके डायमीटर के अबाउट मतलब हम क्या करते हैं, दो एक्सिस लेते हैं, एक एक्सिस ऐसे लिया हमने, ये हो गया एक्स एक्सिस, सपोज करो ये दिस इज आई एक्स, या इसको मैंने आई वाई एक्सिस लिया, वाई एक्सिस, एंड दिस एक्सिस जो इसके ये भी एक डायमीटर ही हुआ, डायमीटर से पास करता है, और ये हो गया आई एक्स एक्सिस, ठीक है। इस शेप को अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आता है, और इस शेप को अगर वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट रोटेट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई आता है। और इसके परपेंडिकुलर जो है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि आई जेड होगा आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर। एज पर द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यू कैन राइट इट दैट आई एक्स इज प्लस आई वाई। अब आपको पता है कि ये जो इस डायमीटर, ये दोनों एक्सिस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, और इस एक्सिस के अबाउट, दोनों एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यूनिफॉर्म है, इसलिए आप कहीं ना कहीं लिख सकते हो कि आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होगा, क्यों, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट सेम है। और बेसिकली हम मानते हैं कि अगर मान लो ये आई है तो कहीं ना कहीं जो आई है, ठीक है, वो हो जाएगा आई जेड बाई 2, और आई जेड की वैल्यू पता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, स्टैंडर्ड ने निकाल रखा है हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ से क्या चीज कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, ठीक है। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के अबाउट जो है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का ये होता है। तो आपको यही तो डायमीटर ही ना है, ये I1 क्या है, दिस इज द डायमीटर, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4, अब प्लस इनके बीच जो डिस्टेंस है R इंटू मास ऑफ स्क्वायर इंटू मास, तो ये कितना हो जाएगा 4 आर स्क्वायर, तो ये 5 एम आर स्क्वायर बाई ये 4 आएगा, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपने एक ब्रीफ डिस्कशन देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, और पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके हम लोग डिफरेंट एक्सिस के अबाउट किसी भी शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं।